दिस इज डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एंड मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द DUHS FCPS2 सर्जरी एंड अलाइड एंट्री टेस्ट। सो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने FCPS पार्ट 1 का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है और अब वो रेजिडेंसी के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम सबकी नॉलेज के अंदर है कि DUHS ने अपनी FCPS2 की रेजिडेंसी के प्रोग्राम के लिए इंडक्शन के लिए अनाउंसमेंट कर दी है और डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो रेजिडेंसी प्रोग्राम DUHS का चल रहा है, जो कि सिविल हॉस्पिटल कराची, DUHS ओझा कैंपस और बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर के अंदर रेजिडेंसी वो ऑफर कर रहे हैं। और जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बताता चलूं कि डॉ के रेजिडेंसी टेस्ट की अप्लाई करने की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 18 मई 2020 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द न्यू कैंडिडेट इज FCPS पार्ट 1 इन द रिस्पेक्टिव फील्ड जनरल सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन, आई, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स एंड गायनी। और वो कैंडिडेट्स जो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और सब स्पेशलिटी की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो जरूरी ये है कि उन्होंने FCPS पार्ट 1 क्लियर किया हुआ और 2 साल की ट्रेनिंग अपनी जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसिन के अंदर जो है वो कंप्लीट की हुई हो, तो वो दूसरी फील्ड से अपने सब स्पेशलिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सब स्पेशलिटी लाइक न्यूरो सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स। इसी तरह मेडिसिन वाले जो है वो अगर मेडिसिन की 2 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट है तो वो डर्मा, चेस्ट मेडिसिन और गैस्ट्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया DUHS का ये है कि वो सबसे पहले एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो कि प्योर मेरिट की बुनियाद पर होता है। उसका रिजल्ट जब अब आता है तो उसके हिसाब से आपको मेरिट नंबर मिलते हैं। जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना हाई आपका मेरिट होगा। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 कैंडिडेट एक जितना स्कोर कर देते हैं, तो DUHS की पॉलिसी ये है कि अगर 2 कैंडिडेट का स्कोर एक जितना है तो जिसकी एज ज्यादा है यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले आती है उस कैंडिडेट को जो है वो मेरिट में प्रायोरिटी मिलेगी, उसका मेरिट जो है वो ऊपर जाएगा और जिसकी एज कम है उसका मेरिट नीचे आएगा। और ये बड़ा जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एज का बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलता भी है इसमें, जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास है कि लोगों ने टेस्ट दिया, दोनों कैंडिडेट के नंबर सेम थे, लेकिन एक कैंडिडेट को सीट मिली, दूसरे को नहीं मिली, क्योंकि जिसको सीट मिली उसकी एज ज्यादा थी, उसको उसका एज का बेनिफिट हुआ। सो अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको जो है वो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। सीट्स जो DUHS की होती है वो इस तरीके से होती है कि आप डिसेंडिंग नंबर ऑफ मेरिट में आपको सीट्स जो है वो एलोकेट होती है। हर स्पेशलिटी की फिक्स नंबर ऑफ सीट होती है। आमतौर पे जो सब स्पेशलिटीज होती हैं उसकी हर वार्ड के अंदर 2 सीट्स होती हैं और जो जनरल सर्जरी की जो सीट्स होती हैं उसमें 4 ईयर की भी आमतौर पे यूजुअली 2 सीट्स होती हैं और 2 ईयर ऑफ द जनरल सर्जरी की भी 2 सीट्स होती हैं। और 2 ईयर जनरल सर्जरी और 4 ईयर जनरल सर्जरी के मेरिट अलग अलग बनते हैं। इसलिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे और आप जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर इंडक्ट होना चाहते हैं तो आपको उसका फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, और अगर आप 2 ईयर करके सब स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा। दोनों के मेरिट नंबर जो है वो अलग अलग जो है वो डेजिग्नेट होंगे और अलग अलग उसके अंदर आपको रेजिडेंसी मिलेगी। अगर जो टॉप मेरिट वाले होते हैं उनको जो है वो सीट मिल जाती है, और जिनका मेरिट नीचे होता है उसमें ये होता है कि अगर टॉप मेरिट में से कोई भी सीट छोड़ देता है, बहुत सारे मतलब ऐसा होता है स्पेशली सब स्पेशलिटी की ट्रेनिंग के अंदर लोग जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक्स के लिए जो है वो आइडियल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को प्रेफर किया जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ऑर्थोपेडिक की सीट हमारे छोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इमीडिएट नेक्स्ट मेरिट होगा उसको जो है वो सीट ऑफर की जाएगी, और अगर वो सीट लेगा तो उसे सीट मिल जाएगी। लिहाजा इसमें यह भी है कि अगर आपको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं कि आपका नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाते, जो डेट दी हुई है उसमें कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई आपकी, आप आउट ऑफ द सिटी है और आप इंटरव्यू में नहीं पहुंच सकते, तो आपको ये अश्योर करना है कि आपके बिहाफ पे कोई ना कोई वहाँ इंटरव्यू के अंदर मौजूद हो, और आपको जो है वो PG कमेटी को इन्फॉर्म करना होगा कि आप इंटरव्यू के अंदर नहीं आ सकते और आपकी जगह जो है वो परा बंदा आ जाएगा और वो जो है वो सिलेक्शन करेगा आपके वार्ड की। अगर आप बिल्कुल ही अपीयर नहीं होते तो फिर जो है वो आपको एक वार्निंग देके जो है वो आपको वार्निंग देके नेक्स्ट कैंडिडेट को भी बुलाया जा सकता है, आपकी सीट जो है वो जाया हो सकती है। अब आते हैं जो सबसे हॉट इश्यू है, वो है कि भाई इस एग्जाम जो DUHS लेता है उसके लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। तो उसकी तैयारी कोई खास अलग तैयारी नहीं होती। आपने जो पार्ट 1 के लिए तैयारी की हुई है उसकी नॉलेज आपको किसी हद तक काम आएगी, और इसके कुछ BCQs आपको काम आएंगे जो कि आमतौर पे इतने ज्यादा रिपीट तो नहीं होते, लेकिन वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं।
जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो है आपकी नॉलेज। सबसे पहले आपकी जो बेसिक साइंसेस के अंदर नॉलेज है, स्पेशली सर्जरी के अंदर, वो बड़ी मैटर करती है इसके अंदर टू सॉल्व द बीसीक्यूज। इसके लिए आप मैं रिकमेंड ये करता हूँ दोस्तों को, जो भी हमारे नए कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, उनको रिकमेंडेशन ये है कि वो इरफान मसूद सर्जरी की जो है वो अच्छे तरीके से पढ़े, ताकि उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस और मैनेजमेंट जो है वो मालूम होनी चाहिए किसी भी सिनेरियो के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अब जो है वो यूएचएससी एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड आते हैं। एक सिनेरियो दिया हुआ होता है, उसके जो है वो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो बेस्ट आंसर चूज करना होता है। लेकिन इरफान मसूद सिर्फ आप अकेले पढ़ के इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स इसमें सिक्योर नहीं कर सकते। इसके बाद आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी कुछ बीसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की। तो बीसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जो है वो आप लेंच सर्जरी के नाम से बीसीक्यूज की बुक आती है, वो आपने जो है वो पढ़नी होगी, उसको सॉल्व करना होगा, और जो इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस दी हुई होगी उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो लेंस में से एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, कुछ जो है वो उसी के थीम के ऊपर जो है वो एग्जाम के अंदर आते हैं, और ये बुक आपको जो है वो बहुत हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से दूसरी सर्जरी की बीसीक्यू बुक है प्री टेस्ट, ये भी जो है वो आपको काफी हेल्प करेगी, और इसको भी आप लाजमी सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह जो है वो आप मेजर पार्ट ऑफ द एंट्री टेस्ट जो है वो पास कर लेंगे, अच्छे नंबर सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद जो फाइनल टच देने की बारी आती है, तो आपको जो है वो फाइनल ईयर के अंदर आप लोगों ने सबने कॉन्सेप्ट और कॉन्साइज सीरीज जो है वो सर्जरी एंड अलाइड की बुक सॉल्व की होगी एग्जाम के लिए, फाइनल ईयर की सर्जरी के। उसी बुक को दोबारा से आपने देखना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, और जो उसमें अंदर गलत आंसर्स दिए हुए हैं उसको आप देखें और उनको करेक्शन करके जो है वो सही तरीके से आंसर पिक करें। ये 3 चीजें करने के बाद और इरफान मसूद करने के बाद आपका 70% जो एग्जाम है वो इजी हो जाएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन उसको और पॉलिश करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डीयूएचएस के पास पेपर्स की। जो पास पेपर रेजिडेंसी के आपको मिल जाएंगे, आप मुझसे जो है वो इनबॉक्स में कांटेक्ट करें, किस तरीके से कहाँ से मिलते हैं मैं आपको गाइड कर दूंगा इस हवाले से। तो उन पेपर्स को भी आप जो है वो लाजमी देखेंगे, क्या क्वेश्चन आते थे, किस तरह आते थे, और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो आपने तैयारी की हुई है वो किस हद तक जो है वो इफेक्टिव है। तो जब आप पास पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी जो स्टडी का भी एक आइडिया हो जाएगा, और कभी कभी जो है वो बीसीक्यूज रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट नो डाउट ले सकेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर सब स्पेशलिटी के लिए अपियर होना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, या किसी भी सब स्पेशलिटी के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 75% ऑफ द पेपर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है। बाकी कुछ जो है वो माइनर माइनर से डिफरेंसेस बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। वही जनरल सर्जरी वाला ही पेपर जो है सब स्पेशलिटी वालों के लिए भी आ जाता है, और बाज़ औक़ात उसके अंदर कुछ चेंजेस होती है माइनर सी। तो उन चेंजेस को देखने के लिए आपने ये करना है कि शॉर्ट्स बीसीक्यू की एक बुक है, उसके अंदर से आपने अपनी सब स्पेशलिटी वाले चैप्टर के बीसीक्यूज को स्पेशली फोकस्ड होकर जो है वो सॉल्व करना है। बाकी भी अगर आप के पास टाइम अगर है तो आप शॉर्ट्स को भी करें, लेकिन इतना वक्त होता नहीं है, शॉर्ट्स आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से अपनी सब स्पेशलिटी वाले सेक्शन को आप जरूर देखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम टू एवरीवन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अच्छे मेरिट के साथ पास होंगे, और इसके बाद जो है वो डॉ के अंदर रेजिडेंसी ग्रेप करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो एग्जाम हमारे आता है, और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं, और क्या सीटिंग अरेंजमेंट होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो इस चैनल के साथ जो है वो ट्यून रहें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। सो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, द हार्ड वर्क पुट यू वेयर, द गुड लक कैन फाइंड यू। सो डू द हार्ड वर्क, डू योर बेस्ट एंड अचीव द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब जो है वो एग्जाम के अंदर अच्छे मेरिट सिक्योर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।